मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको डाइट इन डायबिटीज़ का पार्ट 2 में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कैलोरीज इनटेक कितना होना चाहिए और मील प्लान क्या होना चाहिए। जो एक कैलोरीज का जो डिसीजन होता है वो डिपेंड करता है कि आइडियल बॉडी वेट, बीएमआई, एज और पेशेंट के बीएमआर पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो कैलोरी इनटेक कितनी हम पेशेंट को सुजेस्ट करते हैं। जो अंडर न्यूट्रिशन वाले जो पेशेंट हैं जिनका बीएमआई कम है उनको हम 40 किलो कैलोरीज पर डे पर किलोग्राम बॉडी वेट हम देते हैं, और जो पेशेंट ओबीज हैं उनको 20 किलो कैलोरीज पर डे पर किलोग्राम बॉडी वेट हम अलाउ करते हैं। जो हमारे नॉर्मल वेट वाले पेशेंट्स हैं उनको 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो पर्सन्स हमारे लेबरर्स हैं, हैवी वर्कर्स हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, फार्मर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें भी हम कैलोरीज ज़्यादा अलाउ करते हैं, 10-20% एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग वुमेन और ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनमें भी हम कैलोरीज जो है ज़्यादा पेशेंट को अलाउ करते हैं। अब जो टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करी जाती हैं उनको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम एक बीच में, उसके बाद लंच, फिर 4-5 बजे का टाइम और रात को डिनर। तो जो अर्ली मॉर्निंग का जो पीरियड है, दैट इज ब्रेकफास्ट का जो टाइम है, उसमें हम टोटल कैलोरीज का 20 से 25% अलाउ करते हैं। उसके बाद लंच में हम 30% अलाउ करते हैं कैलोरीज की अमाउंट का, और जो डिनर है वो हमारा 20 से 25% अलाउ करते हैं। बाकी जो 20-25% जो बच गया हमारा पार्ट, उसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बीच और एक बीच में 5 बजे के करीब हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। और ये देखने वाली बात होती है कि भी हमें जो खाना है इर्रेगुलर मील्स नहीं होनी चाहिए और हमें बिल्कुल रेगुलर टाइम पे लेना चाहिए। और जो 2 खाने के बीच का अंतर है वो भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक गैप रीजनेबल गैप होना चाहिए, जैसे कि 4-5 घंटे का। जैसे रूटीन में हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 2 बजे डिनर किया, तो 4 घंटे का लगभग गैप होता है, उतना होना चाहिए। उसके बाद जो 2 भोजनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, नहीं तो शुगर लेवल कम हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट एक डिक्टम हमें समझाया जाता था पढ़ाई के दौरान में कि हमें अलाउ करना चाहिए किंग्स ब्रेकफास्ट, क्वींस लंच एंड सर्वेंट्स डिनर। जी, जैसे किंग एक खाता है ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सा कम लंच लो, और उसके बाद डिनर जो है हमारा वो सर्वेंट की तरह होना चाहिए, लाइट खाना होना चाहिए। अब इस चीज़ों में हमें ये देखना होता है कि जो हमारा अनाज, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम 6 ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि पहला एक अनाज हो गया, दूसरा ग्रुप मांस, मछली और अंडे वगैरह हो गए, तीसरा ग्रुप हो गया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चौथा ग्रुप हो गया सब्जियां, पांचवा ग्रुप हो गया हमारे फ्रूट्स, और छठा ग्रुप हो गया ऑयल्स एंड घी वगैरह जो फैट्स है। तो जो ऊपर के 1, 2, 3 ग्रुप हैं, उन ग्रुप में कैलोरीज की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसमें से हमें जो कैलोरीज हैं 40 से 50% हमें लेनी होती है टोटल खाने की जो हमारी होती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से हमें 20-25% कैलोरीज लेनी होती हैं। ऑयल एंड घी जो हमें है वो 15 से 20% के बीच में हमें लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स वेट और बीएमआई और उसकी एक्टिविटीज़, जो उसका प्रोफेशन है उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और इन कैलोरीज के कैलकुलेशन में हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ध्यान देना होता है कि इस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, जो कि डिपेंड करेगा कि भी हमारा खाना किस तरह का है। जैसे बहुत मीठे फल हैं, मीठी खाना है, स्वीट्स हैं, उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जो दूसरी चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि उसमें फाइबर आ जाता है। तो इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि भी हमें हमारा जो टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं कैलोरीज की, हमें एक बैलेंस डाइट लेके चलना होता है कि भी हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आएँ, जिसमें हमारे फैट्स भी आएँ, जिसमें हमारे प्रोटीन्स भी आएँ, और जिसमें हमारे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन्स भी होने चाहिए। तो ये तो हो गया कैलोरीज की
कि हमें इस तरह से डिवाइड करना है। सपोज करो किसी की 1600 कैलोरीज हम डिसाइड करते हैं कि इसको 1600 कैलोरी देनी है हमें, तो उसमें हमें क्या देना है, ब्रेकफास्ट में 400 किलो कैलोरीज देनी होती हैं, उसके बाद लंच में हमें 450 कैलोरीज, डिनर में हमें 400 कैलोरीज और 350 कैलोरीज के आसपास देनी है। इसके अलावा जो बैलेंस बच गया वो 11 साढ़े 11 के बीच में और 4-5 बजे के बीच में हमें देना होता है। भोजन की जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं भोजन में जो कि हमें अच्छी तरह से पेशेंट पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम हमें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। आजकल शुगर फ्री आइसक्रीम अवेलेबल है, वो शुगर तो उसमें कम है परंतु उसमें फैट्स की वजह से कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो हमें लिमिटेड अमाउंट ही लेना चाहिए। सिमिलरली स्वीट्स हो गई, शुगर फ्री स्वीट्स भी अवेलेबल हैं अच्छी अच्छी शॉप्स पे, बट वो शुगर फ्री स्वीट्स भी हमें एक लिमिटेड अमाउंट में लेनी है क्योंकि उसमें फैट्स की वजह से कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली ऑयल्स जो हैं, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसको भी हमें अदला बदली करके लेना होता है। ये नहीं हमें हर बार एक ही ऑयल यूज़ करना है, कभी हमें कॉटन सीड यूज़ करना है, कभी सनफ्लावर यूज़ करना है, कभी सैफ्लावर यूज़ करना है, कभी हमें उसके अलावा जो है सफोला यूज़ करना है, जो दूसरा वाला ऑयल आता है ऑलिव ऑयल। ये सब तरह के हमें डिफरेंट ऑयल्स को हमें लेके चलना होता है। और हमें एक चीज़ का ये ध्यान देना होता है कि खाना बनाने के समय हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है। ये तो हमें खाना बता दिया मैंने कि इतनी इतनी हमें लेनी है, तो खाना बनाने की विधि पे भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि हमें खाना जो कुकर में कोशिश करनी चाहिए बनाने की, क्योंकि कुकर में बनाने से क्या है, उसकी जो मिनरल्स हैं, उसके वाइटामिन्स हैं जो खाद्य पदार्थ में, वो ख़राब नहीं होते, डीजनरेट नहीं होते या डिग्रेड नहीं होते। अगर हम उसको भून के फ्राई करके बनाएंगे तो वो खाना ख़राब हो जाता है, उसमें उतने चीज़ें नहीं मिलती हमें। इसी तरह कुछ ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, अलसी का तेल है, उसे हमें गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करके इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टॉक्सिक भी बन जाता है। और जो ऑयल को बचा हुआ ऑयल होता है, हमने जैसे कोई चीज़ बनाई, फ्राई करे, पकौड़े बनाए या कुछ बनाया, जो बचा हुआ ऑयल है उसको बार बार गर्म करने से भी वो ऑयल ख़राब हो जाता है, तो हमें उस ऑयल को भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानकारी मैंने आपको डायबिटिक पेशेंट के आहार के बारे में बताई है। अब पूछते हैं कि डाइट चार्ट हमें कैसे बनाना चाहिए। एक मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके ऊपर एक को बना हुआ है QR कोड, इसको स्कैन करके आप अपने वेट और उसमें डाल सकते हैं, एज वगैरह, तो इसमें से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलोरीज और एग्जैक्ट मील प्लान अवेलेबल हो जाएगी। ये बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड या iOS वाले प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं डाइट इन डायबिटीज़ के ऊपर जो मेरे 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले दिया, सेकंड पार्ट आज दिया, इनको मैं आज कंक्लूड करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इससे आपको पूरी तरह से कुछ ना कुछ डाइट प्लान करने के बारे में आपको आइडिया लगेगा। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अपने फैमिली के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एक QR कोड बताया, उसके अंदर आप जा सकते हैं प्लान करके और अपनी डायबिटीज़ को न्यूट्रिशनली कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं आपको चाहूँगा कि भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो के बारे में अपने पॉइंट्स दीजिए, अपनी रिएक्शन दीजिए और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।